नमस्कार। आज की विशेष बात में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। आज की परिचर्चा में भाग ले रहे हैं डोगरा सदर सभा के प्रेसिडेंट और पूर्व मंत्री ठाकुर कुलचैन सिंह जी और मेरे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट सतीश वर्मा जी। आपका स्वागत है। ठाकुर साहब, आज जो मुद्दा हम लेके आए हैं, इस वक्त जम्मू के अंदर डीडीसी चुनावों के बाद जितने भी चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, जो मेंबर जुड़ के आए हैं, उनमें बहुत बड़ा रोष है। 2 दिन से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मुझे अच्छी तरह याद है कि आपने पंचों और सरपंचों के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई ली थी। उस वक्त भी इनकी यही प्रॉब्लम थी कि उनको कुछ भी मिल नहीं रहता, मानते कुछ भी नहीं था। फिर आपने एक बहुत बड़ी लड़ाई ली, उसके बाद पंचों और सरपंचों को मंथली कुछ ना कुछ मिलने लगा। अब जब सिचुएशन ये है कि इनके जो फिक्स किए हैं उसके ऊपर ऐसा है कि जैसे मैंने पिछली बार भी कहा, 50 रुपये रोज के ट्रैवलिंग अलाउंस है, पेट्रोल का खर्चा है। 50 रुपये में कोई आदमी कहाँ जाएगा और क्या करेगा। अब ये बात हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधान है उन्होंने आश्वासन दिया है कि गवर्नर साहब से बात करेंगे और चेंज करेंगे। कैसा ये सिस्टम चला रहे हैं? सबसे पहले तो आदर्श जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ऐसे महान दिन पर मुझे बुलाया। आज महाशिवरात्रि है। भगवान शिव आज बहुत अच्छे मूड में हैं, इसलिए मैं उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि भारत माता के इस मुकुट में जम्मू कश्मीर में जिस किस्म के हालात रहे हैं, बने हुए हैं, इनसे जो उभर कर सामने आए और फिर से जिसको धरती का स्वर्ग कहा गया है, ये वो रूप ले ले और हम सब के लिए हमेशा वो कृपा बनाए रखें हम पर, हम उसके पात्र बने रहें। जिन इंस्टीट्यूशन का आपने जिक्र किया और जिस विषय को लेकर मुझे आज बुलाया गया, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज पवित्र दिन में आपने एक पवित्र इशू रखा। पूरे भारतवर्ष के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ इसलिए लड़ाई लड़ी गई कि जितना भारतवासियों ने दुख झेला है, एक गुलाम होने के नाते रूह कांप जाती है जब तारीख के उन वर्कों को पढ़ने की कोशिश करो। उसके बाद ये दिन मिला था कि आज सड़क पर रोड़ी कूटने वाला, खेतों के अंदर वो फटे हुए कपड़े पहन के काम करने वाला और राष्ट्रपति भवन में बैठा हुआ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की कुर्सी बैठा हुआ प्रधानमंत्री, उनके वोट की कीमत एक है। और आज पूरे भारतवर्ष को चलाने के लिए ग्रास रूट पर लोग अपने आप को एक हिस्सादार समझते हैं कि हम सब कुछ बनाते हैं। और सबसे पहले ग्रास रूट इंस्टीट्यूशन आते हैं। इससे पहले तो थे नंबरदार चौकीदार, आज भी हैं, और उसके बाद पंचायतें बनी। अब ये डीडीसी बीडीसी की बात आई। असेंबलीज तो हैं ही, पार्लियामेंट है ही, लेकिन पूरे सिस्टम को चलाने के लिए जो ग्रास रूट से चीज़ शुरू होती है वो एक बड़ी गंभीरता से देखने वाली बात होती है। मुझे याद है मैंने 1995 से एक लड़ाई, आपको भी याद होगा, जम्मू कश्मीर के अंदर लड़ी। सड़कों पर लाठियाँ भी पुलिस की खाई, चले जुलूस निकाले कि नंबरदार चौकीदार के इंस्टीट्यूशन को आप मजबूत करो। बिल्कुल, क्योंकि वो एक ऐसे इंस्टीट्यूशन थे, नंबरदार चौकीदार आज भी ऐसा इंस्टीट्यूशन है। गांव में किस घर में एक गमी का माहौल है उसको पता है, गांव में किस घर में खुशी का माहौल है उसको पता है, गांव के अंदर किसकी घर में बच्चा पैदा हुआ उनको पता है, किस घर के अंदर डेथ हुई है उनको पता है। और फिर रात को इस गांव के अंदर कौन आया, कौन सोया, क्या उसने किया, ये नंबरदार और चौकीदार के पास रिपोर्ट। और इन्हीं रिपोर्टों के आधार पर जम्मू कश्मीर के अंदर जितना पाकिस्तान ने घिनौना खेल खेला, जितना यहाँ पर कत्लो गारत पहाड़ों के अंदर भी हुई, अगर उनके पास कोई सोर्स था वो नंबरदार चौकीदार था। तो मैंने 95 में लड़ाई लड़ना शुरू की कि इनको मजबूत करो, इनको एम्पावर करो, इनको जिंदा रखो, और ये नंबरदार चौकीदार आपका जो काम कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। और मुझे खुशी है वो लड़ाई मैंने जीती। और उसके जब मैं काउंसिल में गया तो काउंसिल में जाके और क्या उनको मिलता था, 80 रुपये मिलते थे नंबरदार को और 80 रुपये चौकीदार को तनख्वाह मिलती थी।
और शेख साहब को उस जमाने में किसी ने कहा, हमारे नंबरदारों ने कहा हमारी बड़ी बेइज्जती है, चौकीदार की और हम मुखिया हैं गांव के, चौकीदार को हमारी पे बराबर रखी है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, आपकी इज्जत बनी रहे इसलिए आपको 81 रुपये दे देंगे। तो नंबरदार की 81 थी और चौकीदार की 80 इससे बड़ा मजाक क्या ये होता है? घिनौना मजाक था। जब कौंसिल के अंदर मैंने ये बात उठाई, मैंने कहा इस किस्म का घिनौना खेल खेला आपने, खेल रहे हो, उसी की दौलत जम्मू कश्मीर के अंदर हालत खराब हो रहे हैं। और उस वक्त वहाँ कमेटी बन गई, सुषमा चौधरी थी और अब्दुल्ला वकील रेवेन्यू मिनिस्टर था और मैं था। उसमें हमने फिर इन इंस्टीट्यूशन को जिंदा किया। बाद में जब मैं कैबिनेट के अंदर आया, गुलाम नबी आज़ाद चीफ मिनिस्टर बने, तो हमने उनकी तनख्वाह 1500 की, वायदा करके कि हम अगले साल आपकी तनख्वाह 3000 कर देंगे। तो ये सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ। उसके बाद पंचायतों के इलेक्शन जिनका आपने जिक्र किया कि मैंने उस वक्त फिर पंचायतों का इलेक्शन तो हो गया लेकिन पावरलेस थे। कोई इन्होंने डिफाइन नहीं किया कि पावर्स क्या इनकी होंगी और इनको हम क्या फाइनेंशियल हेल्प इनकी क्या करेंगे और नंबरदार चौकीदारों की क्या पावर होंगी, क्योंकि 2 इंस्टीट्यूशन आ गए। तो उस वक्त हम जोर लगाते रहे, कई देर लग गई उसमें। फिर मैंने महापंचायत बनाई जिसमें 60 पंच सरपंच लद्दाख से भी आए, कश्मीर से आए, पूरा डोगरा हाल भरा हुआ था, जम्मू के भी आए। और फिर मुझे अभी तक याद है फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर ने कहा, चाणक्य साहब मैंने तो पंचायतें बनाई थी, आपने महापंचायत बढ़ा दी और इनको वो थोड़ी बहुत पावर उनको देनी पड़ी। आज जो सिलसिला है, जो प्रोटोकॉल सामने आया है, जो गवर्नमेंट ने अब इनके सामने इनके फैसले किए हैं, चाहे वो फाइनेंशियल असिस्टेंस हो, ऑनरेरियम हो या बाकी कोई इनको जो थोड़ा बहुत फैसिलिटीज देनी है, वो बिल्कुल गलत है। आज आप डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड का जो चेयरमैन चुनते हो, उसका स्टेटस तो एक कैबिनेट मिनिस्टर का है, क्योंकि आपके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड को चेयर करता, मैं एज कैबिनेट मिनिस्टर चेयर करता रहा हूँ, पुंछ का मैं था, जौहरी का मैं था, तो उसका स्टेटस वो रहना चाहिए था। इवन चीफ मिनिस्टर जो उसका अगर डिपार्टमेंट होता था वही होता है, बिल्कुल। हाँ। और उसका वो रहना चाहिए था, वो इन्होंने ख्याल नहीं रखा। तो मुझे लगता है इनकी पावर्स देने के लिए डीडी के इलेक्शन कराए, मैं स्वागत करता हूँ, बीडीसी के इलेक्शन करवाए, मैं स्वागत करता हूँ, पंचायतों का इलेक्शन भी हुआ और ये भी अच्छी बात है कि थोड़ा बहुत उनको पैक्स वगैरह दे रहे थे पंचायत मेंबर्स को भी। लेकिन डीडीसी और बीडीसी इन दोनों इंस्टीट्यूशन को एक पूरी तरह एम्पावर करना चाहिए और पूरी तरह फैसिलिटी देनी चाहिए। आज एमएलए को, एमएलसी को 1.5 लाख के करीब दे रहे हैं पर मंथ और बाकी चीज़ें अलाउंसेस अलग। इनका आप 35,000 रुपये और 25,000 रुपये और इस तरीके से रहेंगी। किस तरीके से अपना वो अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट को उसने चलाना है, पूरी डेवलपमेंट देखनी है, तो कैसे करेगा? इसलिए मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं है, उसको इन्होंने रिव्यू करना चाहिए। सतीश जी, जैसे 2 दिन से यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है और कल जो आश्वासन दिया है, रैना साहब का आश्वासन तो वैसे बहुत कम लोग उस पर मानते हैं कि ये पूरा होगा, लेकिन फिर भी एक पार्टी का प्रधान है तो कहना पड़ता है हमें भी। क्या इस आश्वासन को फिर उसके बाद गवर्नर साहब क्या इसको चेंज करेंगे, दोहराएंगे, कुछ करेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस प्रकार चाणक्य साहब ने एक बहुत अच्छे खूबसूरत तरीके से बताया किस तरह इन्होंने संघर्ष किया और इन्होंने शुरू से बात बताई है किस तरह संघर्ष भी किया और उनको दिया भी, ये नहीं कि सिर्फ संघर्ष किया। मैं समझता हूँ इनको चाणक्य साहब से ही सीख लेना चाहिए था। बिल्कुल, चाणक्य साहब एक ग्रास रूट के लीडर हैं, ये सब जानते हैं। मेरे साथ जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है वो भी इनके बारे में यही व्यू रखता है। तो ये जब इनसे ही सीख लेते, भाई पंचायत की जो लड़ाई लड़ी इन्होंने, चौकीदार की लड़ाई लड़ी, वास्तव में बड़ी हैरानगी की बात है, जो गांव का मुखिया है जी, उसकी बराबर चौकीदार की, और बढ़ाया तो सिर्फ 1 रुपया। 1 रुपये, मतलब ये तो एक उपहास और मजाक उड़ाने वाली बात है। खैर, वो बात एक बहुत खूबसूरत ढंग से चाणक्य साहब ने कही। और जो आप जो बता रहे हैं, देखिए ना, ये 2 दिन इनका ये बवाल मचता रहा जी। और हैरत की बात यह है कि इसमें अगर सिर्फ नॉन बीजेपी के होते ना, बिल्कुल, तो बीजेपी यहाँ से लेकर दिल तक ये शोर मचाती है, ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा है, चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों के, बदनामी का खेल है। लेकिन इसमें तो बीजेपी के खुद के चेयरमैन, निर्वाचित चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, मेंबर, और हद तो यह है कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर हमारा ये जो प्रोटोकॉल और मानदेय तय किया है, अगर इसको ठीक नहीं करेंगे हमारे मन मुताबिक, तो हम सामूहिक इस्तीफे भी दे सकते हैं। दरअसल क्या है, इनको जो डर लगा है
ये सामूहिक इस्तीफे वाले शब्द पे लगा है। इसी वजह से ये एकदम कहा जाए ना बदहवासी की स्थिति बन गई बीजेपी के लिए। और खासतौर से जो प्रधान जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उन पे कितना ट्रस्ट किया जाए, क्योंकि डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट है यहाँ से लेकर दिल्ली तक, पूरा देश में उस टाइम जो आवा है वो डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट है। यही बात है, किसान भी अभी नहीं हटने को तैयार। और यहाँ एक नया मुद्दा और खड़ा हो गया, वो भी किसान जो गांव से आता है, ये भी गांव का मुद्दा है, गांव से जुड़ा मुद्दा है। तो मैं सोचता हूँ या तो सरकार इस मामले में धीर गंभीर नहीं है। अगर धीर गंभीर है, जिस तरह चालक साहब ने कहा, जैसे बीडीसी का जो चेयरमैन है, और वास्तव में हर की बातें देखिए ना, एक जिले में कितने विधायक होते हैं, एक विधायक की अगर सैलरी 1.5 लाख से ऊपर है, प्लस उसको हॉस्टल फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज और तमाम तरह की फैसिलिटीज हैं। यही नहीं, मैं बीच में आपको मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ, उसके 5 साल या 6 साल के कैरियर के बाद सारी उम्र उसको और उसकी फैमिली को भी पेंशन मिलती है। यस, पेंशन के बराबर भी नहीं है, पेंशन ही मिलती है। और दूसरी, एक जिले में कितने विधायक होते हैं, ये पूरे जिले को सिर्फ 35,000 में देखेगा। इनको तो खोजते हुए भी थोड़ा अपनी बुद्धि पे तरस खाना चाहिए कि भैया ह्यूमन बीइंग ही सोच लो आप। इसका मतलब ब्यूरोक्रेसी ये चाहती है ना, दिल्ली ये चाहता है कि जम्मू कश्मीर को नौकरशाही और बाबुओं के हवाले कर दो, वो भी कमाए खाएं, और इनको भी जो ईमानदार लोग लड़के जीत कर आए हैं, इनको भी भ्रष्टाचार की राह पे डाल दो। ऐसा आरोप मोहम्मद अब्बास ने भी लगाया, राजौरी का जो मेंबर पर तो प्रोटेस्ट करता, हमसे बातचीत में उसने कहा कि लगता है कि बाबू ये चाहते हैं 15,000 जो डीडीसी मेंबर को मिलेगा, वो कहना कहावत नंगी नहाए क्या निचोड़े क्या, इन्होंने वही कहावत को चरितार्थ किया है। तो मैं समझता हूँ इसमें जो आपने बात कही है, रविंद्र राणा चूंकि पार्टी के प्रेसिडेंट, हम तो उसको रविंद्र राणा के तौर पर नहीं मान रहे, बीजेपी प्रधान के तौर पर मान रहे। जैसे उन्होंने कहा कि गवर्नर साहब दिल्ली गए हैं, लौटेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उनसे बात होगी, मसला का हल निकलेगा, लेकिन मुझे इसमें पूरी तरह भरोसा नहीं होता। जी ठाकुर साहब, ये पंचायती राज की बात कर रहे हैं, हमने जब भी ये पंचायती राज की बात, शुरू से ही आपने जैसा कहा, अगर पंच सरपंच का आया तब भी प्रॉब्लम थी, उनको पावर नहीं दी गई, उनको चुनाव हुए वैसे ही बैठे रहे, कुछ हुआ नहीं। अब यही शुरुआत यहाँ से भी हो रही है, वैसी की वैसी शुरुआत यहाँ डीडीसी में भी हो रही है, तो कहाँ से पंचायती राज लाएंगे? देखो आदर्श जी, आपने मैंने पहले ही कहा कि जिस इशू को लेकर आपने बात शुरू की है, जब इसकी तरफ ध्यान दोगे तो ये चीज़ें इन पर नज़र डालना ज़रूरी है। सतीश वर्मा जी ने बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया। मुझे लगता है कि यहाँ पर बैठ के सोच बनाई जा रही है, वहाँ पर आज ब्यूरोक्रेसी का माहौल है, वहाँ पर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं बैठे हुए हैं। बिल्कुल उन्होंने ठीक इशारा दिया कि अगर ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, आज देखिए एक जगह नहीं मार खा रहे, आज ब्यूरोक्रेसी के माहौल में फंस कर ही किसानों का ये हाल है। बिल्कुल जो पूरी दुनिया के अंदर क्लियर कार्ड कायम हो रहा है, और कहाँ गवर्नमेंट है। अब थोड़े दिनों के बाद देखो ऐसे लगेगा गवर्नमेंट है ही नहीं, और यही सब यहाँ हो रहा है। देखिए हमारी ये स्टेट बड़ी सेंसिटिव स्टेट है। यहाँ 3 खित्ते में हमेशा कहता हूँ, तीनों खित्तों की हर चीज़ अलग है और फिर भी इकट्ठे हैं, शक्लें भी अलग हैं फिर भी इकट्ठे हैं। इस सेंसिटिव स्टेट को जब डील करना है तो बहुत सोच समझ से, प्लानिंग से कोई चीज़ सामने लानी चाहिए जो तीनों खेतों के अंदर एक्सेप्टेबल हो। अब देखिए जो आपने बात पूछी, अब ये सारा तय करने के लिए, प्रोटोकॉल तय करने के लिए, बाकी जो इन्होंने प्रेसिडेंट्स वगैरह दूसरा तैयार, ये सब करने के लिए इन्होंने यहाँ जिस लेवल पर डिस्कशन की है वहाँ ब्यूरोक्रेट्स थे। और ख़ासकर ऐसी स्टेट के अंदर यहाँ जब से आज 70 साल हो गया उथल पुथल यहाँ होते, और जब से तो मिलिटेंसी पीक पर थी, खासकर 89 के बाद अभी तक ब्यूरोक्रेसी ने ही राज किया है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो ब्यूरोक्रेसी का एक टेस्ट डेवलप हो जाता है, उसका एक अपना टेस्ट डेवलप हो जाता है कि हाउ टू रूल द मास्टर्स, हाउ टू रिस्पेक्ट द मास्टर्स में नहीं रहती बात। आज ये जो कानून जो बना रहे हैं ये बिल्कुल ब्यूरोक्रेट बना रहे हैं। आपने पढ़ा होगा आज अखबार में कि किसी डीडीसी के चेयरमैन ने ऑब्जेक्ट किया कि उसको एक प्लानिंग ऑफिसर जो है वो टेलीफोन करता है कि आपने मीटिंग में आना है। उसने कहा नो, आई एम चेयरमैन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्लान बोर्ड, हाउ यू कैन इनवाइट मी, मुझे डिप्टी कमिश्नर इनवाइट करे। डिप्टी कमिश्नर अपने आप को ये सोच बैठा है कि मैं, ये तो अभी भी मेरी दुनिया है,
यानी इलेक्ट करने के बाद उसने एज ऑफिस सेक्रेटरी की तरह काम करना है, लेकिन वो आज भी तो टेस्ट डेवलप हो चुका है। उसी टेस्ट को सामने रखते हुए ये सारा इन्होंने प्रोटोकॉल तय किया है, ये सारे इन्होंने जो भी पर्क्स वगैरह उनको देने हैं, जो पावर्स देने हैं, ये डीडीसी को या बीडीसी को, ये सारा उन्होंने तय किया है। इसलिए बहुत बड़ी भूल की है। आज चाहे मोदी हों, चाहे हमारे मिस्टर सिन्हा हों यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर, आज उनके पास वो माहौल है, बाकी वालों की ज़ुबानें बंद हैं और गलती पर गलती होती जा रही, और ये भी गलती कर दी इन्होंने। इन्होंने सोचा कि अब जो ग्रास रूट पर लोग आए हैं, रिजर्वेशन भी है, सब कुछ है, लेडीज़ के लिए भी है, सब रिप्रेजेंटेशन है, तो ये सब जो इकट्ठे होकर आए हैं, ये एक बिल्कुल इस तरीके के लोग होंगे कि जो बात नहीं समझ पाएंगे, आएंगे, हमें नमस्ते करेंगे और काम चलाते रहेंगे अपने अपने गाँवों का, अपने इलाकों का। पर ऐसी बात नहीं होती। उस वक्त तक तो चलो चलता है जब तक बाहर है, जब सिस्टम के अंदर आदमी आ जाता है, उसके दिमाग के अंदर ये आवाज़ उठती है, मैं किस सिस्टम का हिस्सा हूँ, और जब मैं सिस्टम का हिस्सा हूँ, इसकी जगह कहाँ है। वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे ब्यूरोक्रेट्स में। तो ये ब्यूरोक्रेसी का की सारा रोल है, जो उन्होंने गलत काम किया है, उसके लिए रैना जी हो या कोई हो, ये तो पार्टी रिस्पॉन्सिबल तो है ही। लेकिन मैं कहता हूँ कि भगवान जानता है, मुझे तो ये डर लग रहा है कि हमारे लीडर्स के अंदर, तो मैं अगले दिन कह रहा था, मैंने कहा अगर अपना दिमाग नहीं तो किराएदार भी कोई नहीं रहा है यहाँ पर। क्या हो रहा है ये नहीं होना चाहिए था। खासकर ऐसी सेंसिटिव स्टेट में, यहाँ आपको एक एक बच्चे की ज़रूरत है, यहाँ अपने दरवाजे बंद करके, घरों के अंदर जेलें बना के, लोगों को बंद करके हज़ारों की तादाद में, तो आप कहोगे कि हम दिन काट लेंगे, कुछ तो दिन काट लोगे, लेकिन बारूद बनता जाएगा, और उस बारूद पर जब इतनी सी चिंगारी पड़ेगी, ब्लास्ट हो जाएगा। सीजी, आपने जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ हिंदुस्तान के बहुत से शहरों में रिपोर्टिंग की है, देखा है, बाकी रियासत में भी देखा। वहाँ से अगर हम इनका दोनों का मिलाएं तो इस वक्त जो पोजीशन है, दूसरों की यहाँ स्टेट्स में क्या हो रहा है, और क्या हम उनके स्टेट्स के बराबर आ सकते हैं? देखिए, मैं चार साहब की बात को आगे कर रहा हूँ। हम जब छोटे होते थे तो हमसे मास्टर कहते थे जम्मू कश्मीर पे ऐसे लिखो। हमारी पहली लाइन होती थी कि जम्मू कश्मीर हमारे मुल्क का ताज है। पहली लाइन ये होती थी। आगे फिर हम खुलासा करते थे कि ताज क्यों है। आप यहीं से देख लीजिए कि जो दिल्ली की सरकार है उसको ये समझ नहीं आ रहा। मैं समझता हूँ इसी डीडीसी चुनाव को लेके संसद के अंदर मोदी सरकार, उनके मंत्रियों ने अपनी खूब पीठ थपथपाई कि हमने देखिए पहली बार जम्मू कश्मीर में डीडीसी लाए हैं, 370 और विशेष दर्जे का, ये संभव नहीं हो पा रहा था, यही ऐलान किया उन्होंने। मैं कह रहा हूँ ठीक है, आपकी एक एजेंडा था बीजेपी का 370 खत्म करने का, लेकिन 370 खत्म करने के बाद जम्मू और कश्मीर के लोगों को हासिल क्या हुआ? सवाल सबसे बड़ा ये है, आपने डीडीसी बनाया जैसे चालक साहब बता रहे हैं। अब देखिए ना, एक अगर प्लानिंग ऑफिसर डीडीसी चेयरमैन को फोन करेगा, कोई प्रोटोकॉल का लिहाज है नहीं है। प्रोटोकॉल इसका मतलब यही मानसिकता से ग्रस्त होकर बनाया गया है कि डीडीसी चेयरमैन भले एक जिले का प्रमुख, उसके नीचे 50 कितने विधायक आते हों, लेकिन थानेदारी कौन करेंगे? डीसी साहब करेंगे। तो ऐसे थोड़ा चलेगा। वो सही बात है, जब तक यहाँ लोकप्रिय सरकार की स्थापना नहीं होगी तब तक ये मसला नहीं हल हो सकता। ये बदकिस्मती रही कि यहाँ पर बहुत से हुकूमतें रही जिसके अंदर कुछ जो शीर्ष पे बैठे नेता थे वो नौकरशाही के हवाले छोड़ दिया गया, इसीलिए उनके दिमाग खराब हो गए और उन्होंने अब जम्मू कश्मीर में कमाई को एक उद्योग के रूप में ले लिया है। और यही वजह है कि आज जो डीडीसी के जो चेयरमैन इलेक्ट हुए, डिप्टी चेयरमैन हुए या सदस्य हुए, उनको क्यों सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। और हैरत की बात यह कि बीजेपी जिस पार्टी ने अपनी पीठ थपथपाई, उसी के चेयरमैन लड़ाई लड़ रहे हैं, कह रहे हैं हम इस्तीफा दे देंगे। जी बिल्कुल। ठाकुर साहब, अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या ये सिर्फ चुनाव इसीलिए है कि सेंटर से जो पंचायती राज के फंड्स आने हैं, फंड्स ले जाए ब्यूरोक्रेट, इस वक्त तो रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं इनके सिवाय, यही नए रिप्रेजेंटेटिव हमारे गए हैं ना वहाँ पे, बाकी तो ब्यूरोक्रेट्स के पास ही फंड्स आने, उसको अपनी मर्जी के मुताबिक यूज कर सकते। आदर्श जी, आपने अभी बात निकाली है जो आपके अंदर थी ये फैक्ट। ये सोचा यही था कि अब हम इन इंस्टीट्यूशन को इस तरीके से फॉर्मेलिटी तौर पर खड़े कर लेते हैं और वो जो इन इंस्टीट्यूशन के ज़रिए फंड मिलते हैं
वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेंगे, लेकिन उनको कैसे इस्तेमाल करना है वो हम करेंगे। लेकिन चिंगारी पड़ गई, ऐसा हुआ नहीं। और इस वक्त उथल पुथल है पूरी ब्यूरोक्रेसी के अंदर। और माफ़ करना, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं सिस्टम में रहा हूँ और हम उस नस्ल से हैं, डोगरा नस्ल से, जिन्होंने ये इतनी सेंसिटिव स्टेट बनाई, बचाई और चलाई। उसके नाते मैं अपने घरों के अंदर बुजुर्गों की कहानियां भी सुनता था। आज भी जब इतिहास पढ़ते हैं, मैं डोगरा सदर सभा 117 साल पुरानी समूचे डोगरा समाज की ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की, उसका हेड होने के नाते मैं दावे से कह रहा हूँ कि जिस तरीक़ा से ईमानदारी से इस डोगरा समाज ने इस देश को संभाला और चलाया, कुर्बानियाँ देकर, वो दूसरी मिसाल नहीं मिलती। जो बात आपने कही है, ये बात उनमें नहीं थी। मुझे याद है जब मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है, जब जनरल जोरावर सिंह पैदल चल पड़े उन पहाड़ों की तरफ, उन कारगिल की, उन चशूल तक की उन पहाड़ियों की तरफ जीतने के लिए, झंडा वहाँ फहराने के लिए, कि बड़ी खतरनाक चोटियाँ हैं, वहाँ अगर नहीं संभाली हमने तो दुश्मन कब भी हमारे सर पर बैठा रहेगा, वहाँ झंडा हमारा लग जाएगा, दुश्मन नहीं आ पाएगा। तो जाते वक्त उनकी 3 वाइफ्स थी, उन्होंने तीनों को बुलाया कि ये अपने जेवर जो हैं ये मुझे दे दो। तो उन्होंने कहा कि हम जिंदा ही, आपकी जिंदा ही विधवा हो जाएं, ज़रा आप हमें जेवर मांग रहे हो। मैंने कहा नहीं, मैंने हथियार खरीदने, इतने बार मेरे महाराजे के पास पैसे नहीं, और अगर मैं वहाँ पर जीत गया और वापस आ गया तो कई जेवर आपको बना दूंगा, और अगर नहीं आया तो विधवा तो आप हैं ही। बिल्कुल ये सोच थी, ये सोच थी, ये नहीं थी कि हम इनको यूज करके पैसे किसने ले लें। अब वही खतरनाक बात है जो आपने कही, मैं नहीं कहना चाहता था, आपने निकाल दी बात, कि अब उस माहौल के अंदर जो टेस्ट मैंने लफ्ज यूज किया था कि ब्यूरोक्रेसी का टेस्ट डेवलप हो चुका है, वो टेस्ट यही है कि अनअकाउंटेड मनी, जिस तरीके का हिसाब कोई नहीं देना। और उन्होंने सोचा था कि ये जो सारी, मैं नहीं कहता सारे खराब हैं, अच्छे भी हैं लोग, लेकिन मोस्टली जो गवर्नमेंट को मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं वो यही है कि इनका स्टेटस वो ना पहुंचे, कि ये सारे पहरेदार हम पर खड़े ना हो जाएं, हम इनको चलाएं। तो एक कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है कि उनको इस रास्ते पर आना पड़ेगा। डीडीसी चेयरपर्सन को, वाइस चेयरपर्सन को, बीडीसीज को, इन ग्रास इंस्टीट्यूशन को इनको एम्पावर करना पड़ेगा। और इनको, जैसे स्टीव जी ने कहा, इनको ये पर्क्स इस तरीके की उनकी हेल्प, उनको ये पूरा हथियार बंद करना पड़ेगा, ताकि वो अपने अपने इलाकों के अंदर विश्वास कायम कर सकें कि ये अंग्रेज़ों का राज नहीं है, ब्यूरोक्रेसी का राज नहीं है, ये आपका राज है। हम उम्मीद करते हैं कि वक्त रहते इस पर जल्दी अमल होनी, तो आने वाला वक्त कुछ और ही होगा। ठग साहब, जी आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाज़त दीजिए, नमस्कार।